बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज का लेक्चर लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही जो टॉपिक है। तो आज हम करने वाले हैं L6, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर फ्लो आपको पता है। आज हम न्यूक्लिक अम्ल पढ़ने वाले हैं और न्यूक्लिक अम्ल हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के साथ और आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे, जो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वही 2 या 3 पैराग्राफ दे रखे हैं, उससे थोड़ा सा हम डिटेल जरूर करेंगे। लेकिन आपके क्लास 11th में डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है, न ही आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई वही स्कूल की जो है दादागिरी वाली जो बात है कि कोई स्कूल में अगर करा रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि आपको डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए तो फिर आप, क्योंकि वो सिलेबस आपका जो है डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर क्लास 12th में आता है, जो मेरा चैप्टर नंबर 6 है शायद वंशागति वाला, उसका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में डीएनए 4 लेक्चर है, उसमें डीएनए की संरचना है। क्लास 12th में आप वंशागति वाला एक चैप्टर है, वंशागति नाम से, चैप्टर नंबर 6 ही है शायद, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और फिर से मैं ये कहूंगी कि क्लास 11th में डीएनए या आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें पढ़नी है जो हम पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं जरूर एक्स्ट्रा बता दूंगी, लेकिन ज्यादा डिटेल में और ज्यादा आपको इस पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? हम ये जो कहते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर हैं वो हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं, मेरी बेटी की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है या उसके पापा से मिलती है, जो भी कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे कुछ डीएनए या जीन्स जो हैं हमें कहाँ से मिले हैं? हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा भाई रास्ते में आप कोई जा रहा है, अरे यार ये तो जो है वो हरि कृष्णन का पोता सा लग रहा है, मेरे को शक्ल मिल रही है, ऐसा आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको फेस से रिकॉग्नाइज करके कह रहे हैं कि यार इसकी शक्ल मिल रही है तो ये उनका पोता हो सकता है। यानी कि ये जो शक्ल मिल रही है, ये जो कैरेक्टर मिल रहे हैं, रंग रूप, आंखों का कलर जो उनके पेरेंट्स में होता है वो आता है, दादा से भी आता है। तो ये क्या है? ये जो करिश्माई चीजें आप देखते हैं अपनी दुनिया में, ये सब कमाल है आपके न्यूक्लिक अम्ल का, जिसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। यानी कि एक न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास है डीएनए, जिन्हीं से जीन्स भी बनते हैं, ठीक है, जीन्स होते हैं डीएनए में, और दूसरा है हमारा आरएनए। लेकिन आरएनए आपकी कैरेक्टर वंशागति में कोई योगदान नहीं देता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपके ये जो कैरेक्टर है ना, अनुवांशिक कैरेक्टर जिसको आप कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसकी टोटल जिम्मेदारी सिर्फ डीएनए की है। आरएनए सिर्फ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी काम है आरएनए के, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आप गलत मतलब ना निकाल ले कि आरएनए भी वंशागत होता है। आरएनए कभी वंशागत नहीं होता, सिर्फ डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या है? एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि वृहत अणु है। चलिए, वृहत अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। देखो नाम बता रहा है इसका, न्यूक्लिक अम्ल। कहां होगा ये भाई? न्यूक्लिक अम्ल क्यों नाम दिया? क्योंकि ये क्या है? हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्र के अंदर रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा हमने? न्यूक्लियस या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, पहले इसका नाम और कुछ था, इसको न्यूक्लियन भी कहा था किसी ने, लेकिन अब जो है इसका परमानेंट नाम हो गया है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी वो पस सेल्स के अंदर हुई थी। जो पस, जो आपको फुंसी हो जाती है और फूट जाती है ना, मवाद कोशिका जिसको कहते हैं, पीली सी हो जाती है, उसके अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और उसको न्यूक्लिन नाम दिया था, बाद में इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। ठीक है, चलिए, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं भाई? अब वृहत अणु पढ़ रहे हैं तो आपको पता है वृहत अणु की मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि वो बहुलक होते हैं। जैसे कि प्रोटीन बहुलक था, अभी लिपिड आएगा, वो मेनली जो है वो क्या होगा? किसका पॉलीमर होगा? कार्बोहाइड्रेट
पॉली होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बहुलक है। तो अब ये बहुलक तो है, लेकिन किसके बहुलक है, तो इनकी जो यूनिट है, इनकी जो इकाई है, जिसको हमने मोती की तरह माना है कि भाई मोतियों की माला, तो इनका ये जो एक यूनिट है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अलग होता है, न्यूक्लियोसाइड अलग होता है। ठीक है, बताएंगे अभी आपको क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड इसकी क्या है, यूनिट है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने की वजह से हमारा जो है क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। इसीलिए क्या है, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। यह पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड समझ गए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ के आए हो, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड यूनिट जुड़ी हुई है। वह पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की भी कुछ चीजें जुड़ी हुई है, के साथ संविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृहत आणविक अंश बनाता है, मॉलिक्यूलर बेस बनाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ये बात हो गई। एक न्यूक्लियोटाइड में, अब सुनना, ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये सिंगल नहीं है, इसका निर्माण भी किसी चीज से हुआ है। अभी तक जो हम पढ़ते आए थे कि अमीनो अम्ल एक यूनिट होती है, उससे प्रोटीन बनता है। कार्बोहाइड्रेट में जो है एक यूनिट होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और उसके रिपीटेशन से पॉलीसैकेराइड बनते हैं। लेकिन ये देखो, हमने कहा कि ये पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड है, ये खुद अपने आप में बहुलक है। और प्लस एक और चीज इनमें मिलती है, वो होती है फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड जो ये इकाई है, ये अपने आप में तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है। पहली क्या है, पहली है सैकेराइड, और ये सैकेराइड कौन सी है, याद करो, मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो पेंटोज शुगर आई है, जहां पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ये आरएनए में पाई जाती है और ये डीएनए में पाई जाती है। मैंने कहा था ये वापस आएगा, इसलिए इसको याद रखना। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट, पेंटोज नाम दिया था हमने उसको, और कुछ ऐसी रिंग बनाई थी, फ्यूरिनोज रिंग। ठीक है, 5 कार्बन होते हैं इसमें, याद आ रहा है। दूसरा इसमें होता है नाइट्रोजनी बेस, पहला तो ये, दूसरे होते हैं इसमें नाइट्रोजन बेस, जिसको हम नाइट्रोजन क्षार भी कहते हैं। और तीसरी चीज इसमें होती है फॉस्फेट, ये आपको याद रखना है, फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल भी कहते हैं कई जगह। ठीक है, क्या है, इसमें 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी बेस, और तीसरा फॉस्फेट समूह। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला विषम चक्रीय यौगिक होता है। अब ये विषम चक्रीय यौगिक किसको कह रहा है, ये कह रहा है नाइट्रोजन बेस को। नाइट्रोजन बेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन बेस या क्षार जिसको हम कह रहे हैं, ये विषम चक्रीय होते हैं। विषम चक्रीय क्या होता है मैं समझाती हूँ। दूसरा है मोनोसैकेराइड। आपको पता है पेंटोज कौन सा सैकेराइड था, कौन सा कार्बोहाइड्रेट था, मोनोसैकेराइड था। तो ये मोनोसैकेराइड है पेंटोज, 5 कार्बन युक्त। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा। और तीसरा हमारा है फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह। ठीक है, आओ आगे। विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ठीक है, जो विषम चक्रीय नाइट्रोजनिक बेस आ गया है भाई हिंदी वाला एनबी। देखो अब मैं शॉर्ट में एनबी लिखूंगी इसको या एनबी लिखूंगी तो आप समझ जाना, समझदार को इशारे को समझदार। ठीक है, चलो, तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन 4 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनिक बेस है। लेकिन ये चारों एक फैमिली के नहीं है ना, ये क्या है, अलग अलग ग्रुप के हैं। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और ये है हमारा डीएनए, जो आप जन्म जन्मांतर से फोटो देखते आ रहे हो इसकी, ये डीएनए है भाई, प्यारा डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, अभी नीचे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है भाई, विषम चक्रीय वाला क्रमशः 2, एक तो प्यूरीन और एक पिरिमिडीन प्रकार की होती है।
ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 4-5 आपको दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग फैमिली के हैं। इनमें से कुछ प्यूरिन है और इनमें से कुछ पिरिमिडीन है। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होता है? प्यूरिन में तो आता है आपका ए और जी, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों क्या हैं? प्यूरिन है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। और बाकी बचे 3, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, ये है आपके पिरिमिडीन। ठीक है, नाम याद रखने। नाइट्रोजेनिक बेस हमारे पास 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, और ये कैसे हैं? विषम चक्रिक है। विषम चक्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो रिंग है, उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो वैलेंसी पूरी करने के लिए चाहिए ही, उसका सगा है वो तो आना ही पड़ेगा उसको। अगर सिर्फ रिंग कार्बन से बनी होती है तो उसको हम कहते हैं समचक्रीय। लेकिन रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ भी आ जाए, दूसरे रिश्तेदार भी आ जाए, तो फिर हम उसको कहेंगे विषम चक्रीय। जैसे यहाँ नाइट्रोजन ऐड कर दूं तो अब ये क्या हो गई? ये विषम चक्रीय। विषम का मतलब क्या है? अब तक तो मेरी क्लास में पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे कि विषम मतलब हेटेरो, अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा, हेटेरोसाइक्लिक है ये। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा राइबोज यानी कि मोनोसैकेराइड पेंटोज, नाम आ गया। ठीक है, या डीऑक्सीराइबोज। आपको कहा पेंटोज 2 प्रकार की है हमारे पास, जब हमने मोनोसैकेराइड पढ़े थे। एक राइबोज शुगर जो आरएनए में मिलेगी आपको, और डीऑक्सीराइबोज जो हमने कहा था कि हमें डीएनए में मिलेगी। दोनों में क्या फर्क था ये आपको क्लास में बताया था, अभी फिर बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे प्यारे बच्चे हो, इतने आज्ञाकारी हो, आपने तो बिल्कुल याद करके रखा हुआ है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलती है, ठीक है, 2 न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें ये वाली शुगर मिलेगी। कौन सी वाली शुगर? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज वाली। उसको तो हम कह देंगे क्या? डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। डीएनए की फुल फॉर्म लिख लो, पेंसिल कलम जो मैंने कहा भाई, नामक चीजें जो आपके पास रहती है याददाश्त के अंदर हो तो उसको उठा के फुल फॉर्म लिख लो। डीएनए की फुल फॉर्म है ये, जिसमें ये वाली शुगर रहेगी। मैंने आपसे कहा था इसी से नाम बना हुआ है इसका, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो इसलिए इसको डीएनए कह देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जिसमें राइबोज शुगर होती है उसे हम कह देते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। ठीक है, ये आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म है। कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं मैम डीएनए का तो संरचना बता दी, आरएनए की बताओ। आरएनए की संरचना आपके 12th के सिलेबस में भी इतनी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। कुछ नहीं है, देखो डीएनए और आरएनए में बेसिक फर्क एक तो शुगर वाला है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और इसमें राइबोज शुगर होती है। अब कई जगह राइबोलोज भी लिखा हुआ है, गलत नहीं है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल होता है। डबल मतलब आपको 2 फंदे दिख रहे हैं इसमें सीढ़ी जैसे। आरएनए में डबल हेलिकल नहीं होता, पहली बात। 2 हो गई। तीसरी बात, ये यहाँ पे देखो पिरिमिडीन जो होते हैं वो यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। डीएनए में यूरेसिल, डीएनए में थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में टी की जगह यू होता है, यानी कि यूरेसिल होता है। ठीक है, टी की जगह क्या हो जाता है इसमें? यूरेसिल हो जाता है। किसमें? आरएनए में। टी की जगह क्या हो जाता है? यू हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, ये नहीं रहता किसमें? आरएनए में। ये बेसिक 3 कॉमन फर्क है। ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड औरत होता है आरएनए, जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डीएनए बना हुआ है उसकी कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, जो मैं आपको बता देती हूँ। चलो नेक्स्ट पे बताते हैं। बात कर लेते हैं डीएनए की, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सारे न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? मैम अभी आपने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड, बच्चों ये अच्छे से कर लेना, 12th में फिर आएगा डिटेल में, तो काफी कुछ चीजें आपकी पहले से क्लियर रहेगी। न्यूक्लियोटाइड, और मैं तो इतना डिटेल में पढ़ा भी नहीं रही हूँ, और एनसीईआरटी से जरूर हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का तो आपको पता ही है वो देती कम है पूछती ज्यादा है। ठीक है,
क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। एक तो है शुगर यानी कि शर्करा, और ये शर्करा कौन सी है, तो हमने कहा ये पेंटोस शर्करा है, जिसको 2 प्रकार की हो सकती है, राइबोज या डी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। दूसरा इसमें है नाइट्रोजनिक बेस यानी कि क्षार, जिसको मैंने कहा NB लिखूंगी अब मैं शॉर्ट। तीसरा इसमें जुड़ता है फॉस्फेट। अब बात को ध्यान से सुनो, जब ये तीनों साथ साथ रहें यानी कि शर्करा, क्षार और फॉस्फेट, तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये फॉस्फेट क्या है, ये फॉस्फेट बड़ा नखरे वाला, ये कहता है कि जब तक तुम दोनों साथ नहीं रहोगे मैं साथ नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं, पहले तुम दोनों साथ हो, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं आऊंगा। तो जब पहले क्या होता है, जब DNA बन रहा होता है पहले ये दोनों जुड़ते हैं। अब जब ये दोनों जुड़े होते हैं और इनके साथ फॉस्फेट नहीं होता, फॉस्फेट बाद में आता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो याद करना बिल्कुल इजी है, न्यूक्लियोटाइड में तीनों है, ठीक है। साइड, साइड वर्ड आ रहा है, कौन साइड में है इसमें, फॉस्फेट साइड में, याद हो जाएगा। साइड, न्यूक्लियोसाइड, किसको साइड कर रखा है इसमें, फॉस्फेट को साइड में कर रखा है। तो जब शर्करा और क्षार मिलते हैं तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के बंद बना बना के क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। अब इसमें जो बॉन्ड बनता है भाई, याद कर लो पुरानी बातें, कार्बोहाइड्रेट में बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बार बार मैं इसलिए रिपीट करवाती हूँ। प्रोटीन में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और अब जो आ रहा है तीसरे नंबर का, इसमें बनता है डाई एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर बंध। ये सब बंधों के नाम याद रखने, किसमें कौन सा बंध होता है, ठीक है। चलो अब कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं। नाइट्रोजनिक बेस पहले बात कर लेते हैं पेंटोस की। देखो हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में जितने फोटोग्राफ दे रखे हैं उतने याद करने, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना, ठीक है। पेंटोस, पेंटोस का मैं आपको पहले ही डायग्राम और दोनों चीजें बता चुकी हूं। पेंटोस 2 तरह की है हमारे पास, एक तो है राइबोज और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज। क्या फर्क बताया था मैम ने इसमें, वैसे तो मैंने क्लास में कहा था मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं भी आदत से मजबूर हूं। ये लो, ये बनाया था, पर अब मैं सारा डिटेल नहीं बताऊंगी। ये 5 कार्बन युक्त होती है और फर्क होता है सेकेंड कार्बन के ऑक्सीजन पे, कि राइबोज में ऑक्सीजन होता है और उसमें डीऑक्सी हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है सेकेंड कार्बन से, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। 5 कार्बन युक्त होती है। ये हो गई दोनों पेंटोस शुगर। ये हो गई डीऑक्सी जो कि DNA में मिलेगी, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, और ये मिलेगी RNA में, राइट। दूसरी कहानी NB की बात कर लेते हैं। NB क्या है, नाइट्रोजनिक बेस, ठीक है। NB क्या है भाई, 2 NB है, थोड़ा नाइट्रोजनिक बेस हमारे पास 2 हैं और ये विषम चक्रीय होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि इनमें कार्बन के साथ दूसरे भी नाइट्रोजन वाइट्रोजन भी वलय के अंदर होते हैं। एक तो होते हैं आपके प्यूरिन। देखो इन प्यूरिन और पिरामिड को भी क्लास 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, लेकिन पिरिमिडीन, लेकिन अभी शॉर्ट में जो प्यूरिन होते हैं वो सिंगल डबल रिंग वाले होते हैं, 2 रिंग होती है इसमें। रिंग को क्या कहते हैं, वलय, 2 वलय वाले होते हैं, जबकि ये 1 वलय वाले हैं। अच्छा, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन 1 वलय वाला होता है और कौन 2। देखो नाम, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, मतलब जिसका नाम छोटा है उसमें 2 रिंग है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, और जिसका नाम बड़ा है उसमें 1 ही रिंग है। ऐसे याद करो, मैंने भी ऐसे याद करा, मुझे बचपन में बहुत दिक्कत, पर मैंने इसे यार छोटे, वो बोलते हैं ना नाम बड़े और दर्शन खोटे, तो इनका नाम बड़ा है दर्शन खोटे है, मतलब 1 ही रिंग है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ इसके। एनसीईआरटी बुक खोलें, उसमें एडेनिन और साइटोसिन और शायद कुछ कुछ के बने हुए डायग्राम आप देख ले, हमें सबके याद नहीं करने,
हमें चारों के याद नहीं करने, कौन, पांचों के, चारों भी नहीं, 5 है। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देंगे कि ये डबल होता है और ये सिंगल होता है, बस इतनी कहानी हमें करनी है। ये मैं बना रही हूं डबल रिंग। डबल रिंग में क्या होता है, छह बन गए। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ये है, ये यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे। ये मैंने वैसे एडेनिन का बनाया है ना, सबके अलग अलग है, एडेनिन का अलग है, ग्वानिन का अलग स्ट्रक्चर है। और इसमें कौन आते हैं, ये बात तो लिख लो भाई, फिर घूम जाओगे आप। प्यूरिन में कौन आते हैं, प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। वहां पे लिख दूं क्या, यहाँ पे तो जगह नहीं है। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, यू से यूरेसिल, सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन। सबका पहला पहला अल्फाबेट ले लिया है। ये एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, लेकिन मैंने किसका बनाया है, मैंने एडेनिन का बनाया है, ठीक है। ये दोनों के एक नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक। ये क्या है, आपको सिर्फ एक बनाना है कि भाई ऐसा होता है प्यूरिन। अब आप कोई भी बनाओ, एडेनिन बनाओ, ग्वानिन बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी ये क्या होते हैं, सिंगल वाला। इनकी वाला तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये यहां पे ये लो, और इसमें यहां पे है डबल बॉन्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, पिरिमिडीन का एक है। वैसे ये साइटोसिन है, बता देती हूं मैं आपको कौन कौन होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। पिरिमिडीन 3 होते हैं। अब देखो नाम बड़ा है, कुछ तो बड़ा रखना पड़ेगा, तो इसने कहा चलो मेरे ग्रुप में 3 मेंबर है ना, साइटोसिन। अब ये भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है किसमें क्या आता है, तो भाई इसके नाम, इसकी बड़ी बेइज्जती हो गई पहले तो कि भाई नाम बड़े और दर्शन खोटे, तो फिर इसने कहा कि मैं 3 लेके चलूंगा, तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। लेकिन यूरेसिल और थाइमिन में क्या डिफरेंस है कि हमें डीएनए में तो थाइमिन मिलता है और आरएनए में यूरेसिल मिलता है। ये बात गांठ बांध लो। पूरी साइंस को घोट के पी जाने का है बायोलॉजी को। कैसे, जैसे चाय में शक्कर है ना, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, और मेरे अंदर बायोलॉजी, ऐसे घोल घोल के पीने का है सबको। चलो अभी क्या है, नाइट्रोजेनिक बेस हो गए। नाइट्रोजेनिक बेस, फॉस्फेट कुछ नहीं बेचारा, सिंपल प्राणी, पहले इसको साइड कर देते हैं। फॉस्फेट जब बायो सर में चढ़ जाती है तो ऐसी चीजें होती है। फॉस्फेट बेचारा कुछ नहीं है, ए इधर डबल बॉन्ड लगा देने का, इधर 3 जो है बॉन्ड बना के इसको बोलना चलो तू 3 ये ले ले। अच्छा, कई बुक्स में आपको ऐसा डायग्राम भी मिल सकता है, ऐसा, इसमें कतई खराबी नहीं है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसे ही बनना है। इसके हाइड्रोजन तीनों लुप्त हो जाने के हैं, इसको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गए 3, इन तीनों के मिलने से डीएनए बनता है। लेकिन बनता कैसे है, ये ऐसे तो डीएनए नहीं है, डीएनए तो वही चेन वाला है। आओ आपको समझाते हैं। ये देखो, ये रहा आपका प्यारा डीएनए, लेकिन इस डीएनए को जब हम और मैग्नीफाई करते हैं तो ये डीएनए कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अब देखो, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये रही आपकी पेंटोस शुगर जो ब्लू कलर की चमक रही है, ये रही वो फॉस्फेट, येलो येलो डट्टी फेलो, ये फॉस्फेट, ठीक है। और ये रहे आपके नाइट्रोजेनिक बेस, देखो यहाँ TAGCCGA ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या होता है, पहले बैकबोन बनती है ऐसे, और बीच में नाइट्रोजेनिक बेस जुड़े हुए रहते हैं। मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, अभी समझने की कोशिश करना, फिर जाके डीएनए बनता है। अच्छा, डीएनए वाला प्रैक्टिकल तो सबने देखा होगा, मैंने कहा था कि वो क्लास 12th का है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि क्लास 12th में डीएनए निकालना और संरचना समझाते हैं। लेकिन आप भी उसे देखें, डीएनए आइसोलेशन लास्ट संडे डाला था। इस संडे एक और प्रैक्टिकल आने वाला है, जो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं सेल डिवीजन आपको दिखाऊंगी, कोशिका विभाजन। वो उस टाइम हो नहीं पाया क्योंकि मटीरियल नहीं था, ठीक है। तो अभी जो है इस संडे या कल परसों में वो प्रैक्टिकल आ जाएगा, आप जो है उसको देख लें। कोशिका विभाजन रूट टिप के अंदर है ना, कौन सी रूट टिप,
ऑनियन के रूप में, वहां पे आपको सेल डिवाइड होते हुए दिखेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, ये सारी स्टेजेस दिखेगी। अब जो बात करनी है मुझे, देखो कैसे जुड़ते हैं ये तीनों। तो यहाँ पे तो हो जाती है हमारी पेंटोज शुगर, बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, मैंने आपसे कहा आपके सिलेबस में डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है। इधर जुड़ जाता है एनबी, एनबी मतलब नाइट्रोजनिक बेस। अब वो नाइट्रोजनिक बेस कोई भी हो सकता है, अगर डीएनए तो टी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। बाकी चार तीन में से तो कोई भी, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो टी ए है ना, ये बीच वाले। अब ये देखो क्या है कि हमेशा ए के साथ, ये आपको ध्यान रखना है कि प्यूरिन के साथ हमेशा पिरिमिडीन जो है वो क्या होता है, जुड़ता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। प्यूरिन में तो एडेनिन ग्वानिन दोनों है, लेकिन ये कहता है नहीं मेरे को घर वाले लोग चाहिए, मैं तो बाहर वाले लोगों से ज्यादा रिलेशन बनाऊंगा। तो एडेनिन जो है वो किससे जुड़ता है, एडेनिन जो है वो टी से जुड़ता है, थाइमिन से, और इसके बीच में होता है डबल बॉन्ड, ये इक्वल टू नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा होता है ग्वानिन, वो जुड़ता है साइटोसिन से, और इसके बीच में होते हैं 3 बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है। कौन से बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। आरएनए आएगा तो यहाँ टी की जगह यू आ जाएगा, बस इतना सा फर्क होता है। और पेंटोज शुगर वाली चेंज हो जाएगी, पेंटोज शुगर में आरएनए की जगह वो ऑक्सीजन वाली राइबोज वाली शुगर आ जाएगी। बाकी डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर सेम होता है। आरएनए में सिर्फ एक हेलिकल रहेगा, दूसरा नहीं रहता, एक रहता है। देखो ये पेंटोज शुगर जुड़ गई। अब देखो इसकी नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5वां कार्बन, क्योंकि ये पेंटोज है। अब ऐसी की ऐसी एक और पेंटोज शुगर आएगी, एक और आ गई। यहाँ पे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जी है तो इसके साथ सामने की तरफ सी जुड़ेगा। अब क्या होगा, ये दोनों तो अलग अलग है, इधर फॉस्फेट जोड़ दो, इधर भी फॉस्फेट जोड़ दो, क्योंकि हमने कहा तभी ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ये क्या बन गया, अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। तीनों चीजें आ गई इसमें, नाइट्रोजन बेस आ गए, पेंटोज शुगर आ गई और फॉस्फेट आ गया। लेकिन ये क्या है, ये तो अभी अलग अलग है, हमें इन मोतियों को आपस में जोड़ना है। ये एक मोती, ये दूसरा मोती। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, तो ये जो फॉस्फेट दिख रहा है ना करामाती, ये करामाती क्या करता है, इधर तीसरा इसको फ्री दिख रहा होता है, तो ये तीसरे से बॉन्ड बना लेता है ऐसे। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है वो हम 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ऐसे कैसे, ये 5वां देखो, अब ये 5वां सिरा है, ये ध्यान रखना, ये 5 है, ऊपर 5 दिख रहा है। अब ऐसे नीचे एक और आ जाएगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, 12th में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ए है तो सामने टी होगा, और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट होगा 5वें पे, और तीसरा इधर खाली पड़ा होगा। अब यहाँ पे भी तीसरा खाली है, तो फिर ये क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है। ये बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 5वें से, ये सब 5वें और तीसरे के बीच में बन रहे हैं। इधर से तीसरा, इधर से 5वां, वैसे 5वां बाहर है ना, अंदर मत समझ लेना, अंदर तो चौथा है। इधर से तीसरा, इधर से 5वां। अब ये जो बॉन्ड बनते हैं इनको हम कहते हैं फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाईएस्टर बंध। अब डाई क्यों बोल रहे हैं जरा सुनना। एक बॉन्ड तो ये है जो फॉस्फेट और 3 के बीच में बन रहा है, एक बॉन्ड ये है जो फॉस्फेट और 5वें कार्बन के बीच में बन रहा है, तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, इसीलिए इसको डाई कहते हैं। फॉस्फेट 2 बॉन्ड बनाता है एस्टर के, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बन रहा होता है। अब कैसे बनता है, OH जाता है, वो सब एस्टर तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। तो ऐसे क्या बन जाती है, ये बैकबोन बन जाती है। देखो ये ऐसे जुड़ जुड़ के, ये वाली साइड हमने अभी बनाई, ये वाली, ये देखो फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, ऐसे इधर फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज, फॉस्फेट पेंटोज। अब दूसरी वाली जो बनती है ना वो उल्टी बनती है, ये इसको उल्टा घूम जाएगी ऐसे। तो देखो ये अब जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा वाला सिस्टम। ये पेंटोज, इसका ये 5वां सिरा, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ेगी आके, और ये तीसरा सिरा, तीसरे से भी फॉस्फेट जुड़ेगी।
समझ गए? इसको मैंने उल्टा बनाया तो क्या बनाया, अब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऑक्सीजन से इधर वाला पहला, तो देखो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड भी नाइट्रोजन बेस है, इस साइड भी नाइट्रोजन। पहले वाले से आपको नाइट्रोजन बेस जोड़ना है, अब वो ग्वानिन एडेनिन जो भी हो। तो इधर हमने G जोड़ा था तो G के सामने C आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे C जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे क्या है भाई, T है, A यहाँ है तो सामने T ही आएगा, ये बात पक्की है। अब इनमें भी क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ये लो, ये फॉस्फेट, तीसरे और पांचवे के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड आ गया। ऐसे ही इधर भी एक फॉस्फेट आ जाएगा और फिर इधर भी जुड़ जाएगा। तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए की दोनों चीजें प्रति समांतर होती है। अब ये प्रति समांतर का क्या मतलब है मैडम, एंटी पैरेलल। देखो यहाँ पे पांचवा सिरा फ्री दिख रहा है आपको, पांचवा। इधर देखो, अगर ये डीएनए मान लो लंबा जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहाँ पे एंड हो गया, कभी ना कभी तो एंड होगा। अब यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ पे आपको तीसरा सिरा फ्री दिख रहा है, ये तीसरा, इस पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, अगर ये लास्ट एंड होता। अब ये वाली की बात करो, इधर देखो पांचवा फ्री दिख रहा है, इधर तीसरा है लेकिन इधर पांचवा सिरा फ्री है। और इधर अगर हम यहाँ पे भी एंड माने, एक और रिंग बनाए, तो उसका क्या फ्री रहेगा, उसका तीसरा सिरा, क्योंकि ऊपर इधर तीसरा आ रहा है तो तीसरा सिरा फ्री आता है। तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, लेकिन उल्टे पैरेलल है। मतलब एक जो है वो 5 से 3 की तरफ जा रहा है तो दूसरा 3 से 5 की तरफ आ रहा है, ऐसे उल्टे हैं। जैसे ये जो है 3 से 5 की तरफ है तो वो वाला 5 से 3 की तरफ, लेकिन है समांतर, ठीक है, इसलिए इसको कह रहे हैं प्रति समांतर, एंटी पैरेलल है। जैसे कि ये, अब ये समांतर रह के ऐसे सीढ़ियां देखी है आपने, मकानों के घर की सीढ़ियां कैसी होती है, अगर घुमावदार सीढ़ी होती है, क्या सीढ़ी जो है वो ऐसी होती है, दोनों पैरेलल होती है, क्योंकि सीढ़ी का साइज तो सेम ही होता है ना, तो वो ऐसे चलती है, ऐसे घुमावदार सीढ़ियां देखिए, वैसा ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। दोनों सीढ़ियों के बीच में लेंथ सेम होगी, ऐसा नहीं कि अभी वाली कम चौड़ी है और ऊपर वाली ज्यादा चौड़ी है, तो वो एक दूसरे के समांतर है, लेकिन वो कैसे मूव कर रही है, ऐसे कॉइलिंग होके मूव करती है ना। तो ऐसे ही डीएनए भी मूव करता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। बीच में आपको ये जो दिख रहे हैं चीजें, ये क्या है, ये वो नाइट्रोजनिक बेस है, ये वाले, ये है, ये बीच वाले, ऐसे इधर भी जुड़ेगा। और ये जो बैकबोन है, इससे ये आपको जो रिबिन दिख रही है, वो रिबिन इससे बनी हुई है, इस वाली चीज से। और बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। इसमें 2, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये कि प्रति समांतर है। अच्छा, ये मॉडल किसने दिया था, ये जो मॉडल है ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डीएनए का मॉडल। ज्यादा आपको डिटेल पढ़नी नहीं है ना। ये भी आप अगर आपके स्कूल में बनवाते हैं तो सही है, नहीं तो यही बहुत है, ऐसा बना देना आप। तो ये आपको एक्स्ट्रा मैंने करवा दिया, ठीक है। इस तरह से डीएनए बना होता है। अच्छा, डीएनए जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। देखो, डीएनए Z प्रकार का डीएनए भी होता है, B भी होता है, A भी होता है, D भी होता है। लेकिन हमें सारे डीएनए नहीं पढ़ने, हम तो नॉर्मल डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल डीएनए अगर हम देखें तो उसका जो व्यास होता है, जो डायामीटर होता है, वो 20 एंगस्ट्रम होता है। ये 1-2 चीजें आपको शायद कहीं लिखी हुई मिले, 20 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। इन सबका अलग अलग होता है, पर हम जनरली बी डीएनए की बात करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो, ठीक है, बी वाले की। और दूसरा क्या कि ये जो एक कॉइलिंग होती है, जैसे कि मैं सीढ़ी नंबर 1 पे खड़ी हूँ, है ना, वही सीढ़ी की बात करें। अब ये सीढ़ी घूम के जा रही है, तो मैं जहां जिस सीढ़ी पे खड़ी हूं उसी के ऊपर जो जस्ट सीढ़ी आएगी, जिस सीढ़ी पर मैं खड़ी हूं, सीढ़ी के घूमने के बाद जो सीढ़ी जस्ट मेरे ऊपर आएगी, वो एक कॉइलिंग, मतलब एक फोल्ड जो है, वो डीएनए का एक कुंडलन कहलाता है, एक साइकिल, एक चक्र। और वो कितना होता है, वो होता है 34 डिग्री एंगस्ट्रम का। ये सब एक्स्ट्रा में नीट के हिसाब से, ठीक है। तीसरी चीज, ये बीच में जो आपको ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक कॉइलिंग में, मतलब वही सीढ़ी में, जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी हूं उसके ऊपर जो नेक्स्ट सीढ़ी आएगी, तो कितनी सीढ़ियां बीच में गई, कितनी,
पगडंडियां बीच में गई तो 10 सीढ़ियां जाती है, मतलब कि ये 10 बॉन्ड्स आपको मिलेंगे एक कॉइलिंग। अब यहाँ पे एक कॉइलिंग कैसे दिखाते हैं, ये देखो, आप कोई भी एक चीज ले लो, या तो ये वाला डिप्रेशन ले लो और ये वाला डिप्रेशन ले लो, तो ये दोनों डिप्रेशन के बीच एक कॉइलिंग बोल सकते हो। अगर उठी हुई चीज ले रहे हो तो एक उठी हुई से दूसरी उठी हुई चीज के बीच में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ 34 एंगस्ट्रम, इसमें 10 आपके क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजनिक बेस आ जाएंगे 10। ठीक है, चलो इतना मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है डीएनए में, इससे ज्यादा डिटेल में आपको 11th में पढ़ना भी मत। चलो आ जाओ, समझ में मुझे लगता है कम आएगा, क्योंकि लेकिन अब भी समझ लोगे तो 12th में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने समझाया भी बहुत शॉर्ट में, उतना डिटेल में मैंने समझाया भी नहीं आपको। राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, क्या फर्क है दोनों में मैं ये बता चुकी हूँ। 3 चीजों में फर्क है। एक तो ये कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, अगर सिर्फ एक ऐसा स्ट्रैंड हो तो ये सिंगल है। डीएनए डबल होता है, ये देखो डबल है, 2 रिबन दिख रही है आपको, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, हालांकि डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं वायरसेस में, कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल एक ब्यौरा हम दें तो हम ये कहते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसको पकड़ मत लेना कि मैम आपने तो कहा था आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, एक रज्जू की मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, सिर्फ एक लेयर होती है। जीवित कोशिकाओं के केंद्रक और कोशिका द्रव में, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। आरएनए केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है। एमआरएनए जब बनता है तो कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अभी आरएनए के प्रकार देखेंगे। इनका निर्माण भी न्यूक्लियोटाइड से होता है, सेम चीज, वही पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनिक बेस और फॉस्फेट इकाइयों द्वारा होता है। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से 2 लक्षणों में अलग है। क्या लक्षण अलग है, पहला तो यही हो गया, बाकी के 2 नए और आ रहे हैं। पहला तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल डीएनए, बाकी और 2, तो टोटल 3 हो गए। वैसे तो आरएनए में राइबोस श्रृंखला होती है, बता दी आपको, तथा आरएनए के पिरिमिडीन क्षारक में यूरेसिल व साइटोसिन है। वहां पे क्या होते हैं, डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। यहां पे टी की जगह क्या आ जाता है, थाइमिन नहीं होता। देखो इस पे सवाल पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनिक बेस आरएनए में नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं मिलता। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है। अब ये थाइमिन भी सही है और ई लगाओगे तो भी सही है, वो हिंदी इंग्लिश जो मैं आपको कहती हूँ स्पेलिंग्स का रहता है। आरएनए के प्रकार, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए मिलते हैं। इनका संगठन, अमाप, कार्य, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सब तीनों अलग अलग है अपने आप में, किसी का किसी से लेना देना नहीं है। बनते एक ही जगह से, सब न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं आरएनए, केंद्रक के अंदर, लेकिन केंद्रक में बनने के बाद ये अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। पहला है मैसेंजर या दूत आरएनए, याद करो इसको हमने पढ़ा था राइबोसोम के अंदर। मैंने कहा था राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते टाइम मैसेंजर आरएनए, इसका हिंदी में वहां पे दिया था संदेशवाहक आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हिंदी में क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमआरएनए। एम का मतलब मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। तो ये प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अकेला राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको एमआरएनए चाहिए, और ये एमआरएनए भी केंद्रक में बनता है, लेकिन बाद में कहाँ चला जाता है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाता है। ये भी सवाल पूछ सकते हैं, एमआरएनए कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर से टी। ये कहाँ काम आता है, ये भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको कहा हलवा नहीं है, 12th में पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं। तो टीआरएनए क्या करता है, प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल है ना उसको ढूंढ के लाता है,
प्रोटीन राइबोसोम मैंने कहा अकेला नहीं बनाता, उसको पहले एमआरएनए चाहिए, फिर टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? पुलिस है। ये क्या करती है? कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो अम्ल ऐसे मजे से घूम रहे होते हैं, है ना, ये उनको पकड़ पकड़ के लाता है, चलो प्रोटीन बनाना है, चलो प्रोटीन बनाना है, ऐसे, है ना। स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लास लगी होती है तो एक बच्चे को जो टीचर का फेवरेट होता है उसको क्या कहते हैं? जा सारे बच्चे को ढूंढ के लेके आ, इधर उधर घूम रहे होंगे, है ना, जल्दी से फटाफट क्लास को बुला के लाओ, आज एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। तो ये वो टीआरएनए अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ के लाता है कि चलो प्रोटीन बनाओ। इसीलिए बने हो तुम, तुम्हारा जीवन तभी सफल होगा जब तुम प्रोटीन बनाओगे, वरना तुम्हारा कोई काम नहीं है। राइबोसोमल आरएनए ये होता है आरआरएनए। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके राइबोसोम के अंदर, नाम से लिखा हुआ है भाई राइबोसोमल। आपसे कहा था मैंने कि राइबोसोम में अपना पर्सनल आरएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना पर्सनल आरएनए होता है। तो राइबोसोम में जो आरएनए मिलता है उसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। समझ गए कौन कहाँ मिलता है? ये भी सेल, ये भी देखो केंद्रक द्रव्य में होता है, बाद में कोशिका द्रव्य में आता है। ये कोशिका द्रव्य में रहता है, बनता केंद्रक के अंदर है, और ये तो राइबोसोम के अंदर रहता है। इसकी डिटेल आपको ज्यादा पढ़नी नहीं है। अब आप समझ गए आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है। आपसे पूछ ले आरएनए और डीएनए में डिफरेंस बताओ, लिख सकते हो। डीएनए डबल, आरएनए सिंगल। इसमें आरएनए में यूरेसिल, इसमें थाइमिन, इसमें राइबो शर्करा, इसमें डीऑक्सीराइबो। ये बेसिक 3 फर्क है। इसमें प्रकार होते हैं, डीएनए के भी प्रकार है, लेकिन हमें पढ़ने नहीं है। चलो, तो मेरे हिसाब से जो है मैं आज की कहानी को समाप्त कर चुकी हूँ, और डीएनए आरएनए भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा मेरी क्लास का इंतजार, और 2 प्रैक्टिकल देखना मत भूलें।